नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है संघर्ष आईएएस के प्लेटफॉर्म पर। और मैं मिथुन आज अपनी डेमो क्लास की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक अगली वीडियो लेकर आया हूं। तो आशा करते हैं सब लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ अच्छा समय व्यतीत कर रहे होंगे। और जो लोग तैयारी में हैं वो अपनी तैयारी को अच्छा अंतिम पड़ाव में चल रही होगी तैयारी, उसको मुकाम दे रहे होंगे। जैसा हम जानते हैं, हम लोग संघर्ष आईएएस आपके लिए लेकर आया है जीएस फाउंडेशन बैच। उस एनसीईआरटी जीएस फाउंडेशन बैच की जो कड़ी है वो छोटी छोटी कड़ियों में मैंने आपको बोला था कि मेरी जो भूमिका रहने वाली है वो भूमिका रहने वाली है भारतीय संविधान या पॉलिटी के क्षेत्र में। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं लेता हूँ, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कैसे हम लोग भारत की संविधान में जो पहला ही चीज़ आता है वो है उद्देशिका। उस उद्देशिका को कैसे पढ़ा जाए ताकि हमारे किसी भी एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस को हम बहुत आसानी से सोल्व कर पाएँ या आसानी से हल कर पाएँ, जिससे हमें, अगर हम बात करें अकेले संविधान की उद्देशिका पढ़ने की, तो उसको पढ़ने के लिए लगभग 3 लेक्चर आपको भी कम पड़ जाएंगे। उसकी डिटेल जो डिस्कशन होगा वो हमारे वीडियो में होगा, वो वीडियो आपको मिल जाएगा। अगर आप हमारे जीएस एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच में मिलते हैं तो आपको वहाँ डिटेल में पढ़ाया जाएगा। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने आया हूँ लेकर जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे मैंने आपको बोला था कि मेरा पूरा पॉलिटी का जो सिस्टम रहेगा वो 4 पार्ट में लेकर रहेगा। पहले पार्ट में मैं संवैधानिक विकास की बात करूँगा, दूसरे पार्ट में मैं बात करूँगा उद्देशिका की, और तीसरे पार्ट में बात करूंगा भारतीय संविधान में उपस्थित भागों की, और चौथे जो मेरा कड़ी रहेगी वो कड़ी रहेगी अनुसूचियों की। तो उसी कड़ी को मेरा जो सेकंड लेक्चर है ये वो लेक्चर को लेकर है भाग। भारतीय संविधान में जो भाग दिए गए हैं, जब भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तब उस टाइम पे कितने भाग थे, इनकी क्या वेटेज रहता है एग्जाम में, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को आज हम देखेंगे। और मैं 10 से 15 मिनट की ये वीडियो के बाद आपको लगेगा कि संविधान में जो दिए गए भाग हैं वो कितने साइंटिफिक तरीके से प्रेजेंट किए गए हैं और किस हिसाब से कौन सा भाग कहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। आप मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, अगर आपने इस वीडियो को 2 से 3 बार अगर देख लिया तो संविधान से जो भाग से क्वेश्चंस आता है, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे वो यूपीपीएससी का हो या किसी वनडे एग्जाम का हो, मोस्ट प्रोबेबल रहता है कि 1 से 2 क्वेश्चंस वहां से पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को अंतिम तक देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे, तो मैं गारंटी दे सकता हूं आपको कि आपसे वो क्वेश्चंस गलत नहीं होगा, आप उस क्वेश्चंस को आसान कर जाएंगे, और जो आपकी सफलता में, जो आपके सिलेक्शन में एक बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। देखा गया है कि हम लोग देखते हैं 1 या 2 क्वेश्चन से बहुत सीरियस कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं, 1 और 2, 3 क्वेश्चन से वो पीछे रह जाते हैं। बस वही बात है, लंबा प्रोसीजर है, लंबा सिस्टम है, हम लोगों ने पार्ट बहुत पढ़े होंगे। आज हम देखते हैं किस हिसाब से जो हमारे संविधान निर्माता थे या संविधान निर्माता में जो प्रारूप समिति थी उसने संविधान का प्रारूप कितने अच्छे से प्रस्तुत किया था। क्या वो चाहते थे, मैंने कल भी बात की थी कि उद्देश्य का जो रिफ्लेक्शन था, उद्देश्य का जो मूल उद्देश्य था हमारी संविधान सभा का, वो किस हिसाब से उन्होंने प्रस्तुत किया, उसी कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं संविधान में भाग की। तो जब संविधान की बात करूं तो संविधान जब लागू हुआ था उस टाइम पे बेसिकली संविधान में 22 पार्ट्स थे, आपको पता होगा 22 भाग थे, और 8 अनुसूचियां थी और 395 अनुच्छेद थे। आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन तो यही पूछ लिया जाता है 1 नंबर में वनडे एग्जाम में, और यूपीपीएससी में, स्पेशली यूपी में या किसी स्टेट पीसीएस में पूछा जाता है कि जब संविधान लागू हुआ तो उस टाइम पे संविधान में कितने अनुच्छेद, कितने भाग और कितनी अनुसूचियां थी। तो आपको याद रखने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। अब कैसे कैसे वो भाग थे, उन भागों को हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों आप अंतिम तक बने रहिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिल सके। क्योंकि आप लोग अगर हमें प्यार देंगे तो हम इसी तरह से अपनी जो ऊर्जा है उसको बनाए रखेंगे, और आप लोगों के बीच में संघर्ष आईएएस अपनी जो छोटी छोटी एक्सपर्टीज़ है उनको लेकर आता रहेगा, और आपको आपकी तैयारी में थोड़ा सा योगदान हमारे संघर्ष आईएएस का भी होता रहेगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे हम एक छोटी सी कहानी की बात करते हैं, हम लोग देखते हैं कि संविधान एक कानून है, और कानून क्या होता है, कानून होता है कि किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए कैसे कैसे चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कैसे कैसे चीज़ों का होना आवश्यक होता है, वो सारी चीज़ें आपको मिल जानी चाहिए, वो एक जगह पे कहीं होनी चाहिए। ऐसे ही संविधान बनाने के लिए जो हमारे संविधान निर्माता थे उनके पास एक बहुत बड़ा राज्य था। अब लोग सोचते हैं
मैं इंडिकेट करता हूँ आपके पहले भाग की तरफ कि जैसे मान लो हमको एक घर बनाना है, हमको एक घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए क्या चाहिए? संविधान को कहीं अलग रिलेट मत कीजिए, संविधान को रिलेट कीजिए अपने आप से। संविधान को देखिए कि आप कैसा संविधान चाहते हैं, आप कैसा सिस्टम चाहते हैं। आपको सिस्टम बनाने के लिए सबसे पहले किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी? अगर मैं बात करूं खुद की या मैं बात करूं आपकी, तो आपको सिस्टम बनाने के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी? आपको सिस्टम बनाने के लिए जरूरत पड़ेगी पहले जगह की, लैंड की। तो लैंड का मतलब यहाँ पे संविधान निर्माता कह रहे हैं कि भाग में जो पहले में दे रखा है वो दे रखा है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। क्षेत्र की बात कर रहे हैं। सबसे पहले एक राज्य क्षेत्र चाहिए जो किसी संघ से जुड़ा हुआ हो, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 1 में उन्होंने प्रेजेंट कर दिया है कि हम क्या करना चाह रहे हैं, एक राज्य बनाना चाह रहे हैं जिसमें क्या होना चाहिए कि क्षेत्र होना चाहिए। अब जैसे हम अपना घर बनाते हैं, हम घर बनाने के लिए सबसे पहले जमीन देखते हैं, एक क्षेत्र देखते हैं, क्षेत्रफल देखते हैं, वही हम देखते हैं। सबसे पहले उन लोगों का दिमाग हो गया कि हमने एक घर लेने के लिए, घर बनाने के लिए एक ज़मीन खरीद ली है। अब ज़मीन खरीदने के लिए जब हमने घर बन चुका है हमारा, तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि उन लोगों, उसमें रहने वाले जो लोग हैं, उसमें रहने वाले जो कैंडिडेट हैं वो कौन होंगे, वो कैसे होंगे, किनको उनमें रहना चाहिए। तो हमारे संविधान निर्माता में देखिए दोस्तों, पहला है भाग संघ और राज्य क्षेत्र और दूसरा भाग दिया है नागरिकता। नागरिकता, क्या नागरिकता होगी, कैसे नागरिकता होगी, किनको मिलेगी नागरिकता, किनकी नागरिकता छीनी जाएगी, किस प्रोसीजर से छीनी जाएगी, वो हमारा अलग का एक टॉपिक रहेगा। ये लेक्चर सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि आप जानो कि जो संविधान आप पढ़ने वाले हो उस संविधान के अंदर कितनी अच्छा क्रोनोलॉजी दे रखी है, कितनी सिस्टम दे रखा है। उन बुद्धिजीवियों को सलाम है जिन लोगों ने इतना अच्छा डॉक्यूमेंट्स हम लोगों के बीच में प्रस्तुत किया। हालांकि हर एक कानून में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होती हैं, उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो अब ज़्यादा बात ना करते हुए मैं बात करूंगा। एक राज्य क्षेत्र उन लोगों ने बना लिया, उसमें जैसे हम अपना घर बना लिया। दूसरे नंबर पे उसमें रहने वाले लोगों को पता चल गया। अब जब दूसरे घर बात करते हैं, जब घर में रहने वाले लोग आ गए, अब जब लोग आ गए तो उनके कुछ अधिकार होंगे, खाने का, पीने का, रहने का, घूमने का, वो सब अधिकार। तो ओबियसली आप देखेंगे तीसरे नंबर पे उन्होंने दे रखा है मूल अधिकार। मूल अधिकार, अभी मैं बात करूंगा किसकी बात कर चल रहे हैं। मूल अधिकार कितने हैं, कैसे हैं, किनको मिलेंगे, किन से लिए जाएंगे, कैसे उनको कम किया जा सकता है, वो हम बात करेंगे अपने जो हमारा डिटेल डिस्कशन वाला बैच होगा, या डिटेल डिस्कशन में हम जब एक एक आर्टिकल को लेके पढ़ेंगे हम तब उसमें उसका डिस्कशन कर लेंगे। सेकेंड ऑफ ऑल अब हम देखेंगे हमारे पास एक राज्य क्षेत्र हो चुका है, जैसे हमारा घर, हमारे पास उसमें रहने वाले नागरिक होने चाहिए, जैसे हम लोग, कौन कौन, दादा, चाचा, पापा, जो भी होंगे, जो भी उनकी कंडीशंस होंगी। तीसरे नंबर पे क्या है कि उसमें रहने वाले लोगों का क्या होगा, उसमें रहने वाले लोगों के मूल अधिकार होने चाहिए, कुछ अधिकार होने चाहिए। अब जैसे अधिकार बन गए, सारा सिस्टम आ गया। फोर्थ नंबर पे क्या आता है? फोर्थ नंबर पे उन्होंने रखा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, कि अब जो घर बना है, अब जो बिल्डिंग तैयार हुई है, उसके भी तो कुछ एक छोटे छोटे तत्व होंगे कि कैसे उनको रखना है, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिजली होना चाहिए, पानी होना चाहिए, क्या सिस्टम होना चाहिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये राज्य वही है जो मैंने रिलेट किया है अपने घर से, जो मैंने रिलेट किया है संघ और राज्य क्षेत्र, उसके राज्य क्षेत्रों से, ये वही है। अब बात करते हैं हमारे घर में रहने के लिए घर के भी नियम पता चल गए हैं, उसमें रहने वाले नागरिक कौन होंगे ये भी पता चल चुका है। कुछ नहीं याद करना, कुछ नहीं रटना, पहले से सिस्टम। घर बनाने के लिए क्षेत्र चाहिए, उसमें रहने के लिए नागरिक चाहिए, उस नागरिकों के अधिकार होने चाहिए, उस घर के भी कुछ, जो घर है, जो राज्य क्षेत्र है, उस राज्य क्षेत्र के भी कुछ तत्व होने चाहिए, कुछ नियम कानून होने चाहिए। कैसे होंगे वो हम डिटेल डिस्कशन पढ़ेंगे। फोर्थ ऑफ ऑल मैंने ये देखो ब्लैक से नोट कर रखा है, इसको बताऊंगा कि ये हमारे संविधान में एक बहुत अच्छा सिस्टम है। हमारे संविधान निर्माताओं ने पहले ही बता दिया था कि संविधान हमारा लचीला भी है और कठोर भी है। संविधान में क्या है कि संविधान में कुछ चीज़ें ऐसी छोड़ दी गई उन बुद्धिजीवियों के द्वारा, उन एक्सपर्ट्स के द्वारा, कि संविधान में अगर कोई चीज़ ज़रूरत पड़ेगी तो उस चीज़ की ज़रूरत को उस आने वाले टाइम में हमारे यहाँ के एडवांसमेंट आएगा, लोगों की ज़रूरतें बढ़ेंगी, उनकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ेंगी, तो उसके हिसाब से कुछ चेंज कर दिया जाए। तो जैसे ये बात कर रहे हैं हम लोग, इसको जोड़ के पढ़ रहे हैं, तो बात करेंगे जब इनके भी नियम हो गए, सबके अधिकार हो गए, सबके नियम हो गए, तो अब जो उस घर में रहने वाले जो इंसान हैं उनके भी तो कुछ कर्तव्य होने चाहिए। उनके कर्तव्य होने चाहिए कि इस बिल्डिंग में कोई नुकसान ना पहुंचाएं, पानी को हार्म ना करें, देश नागरिकता में जो मूल अधिकार हैं उनका गलत तरीके से उपयोग ना करें। बहुत सारे ऐसे अलग अलग हैं, मैं बात करूंगा मौलिक कर्तव्य पे। इसको जो मौलिक कर्तव्य है, इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 में हमारी संविधान जो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा जो कानून बनता है, जो अमेंडमेंट होता है, उस अमेंडमेंट के थ्रू, उस संशोधन के थ्रू इसको जोड़ा गया।
ये मूल कर्तव्य है कि हाँ, उस घर में रहने वाले आदमियों के कुछ कर्तव्य भी तो होने चाहिए। अब हमारे पास कर्तव्य आ चुके हैं, अब जब कर्तव्य आ चुके हैं, घर बन चुका है, तो उस घर को कहीं तो जोड़ा जाएगा, कहीं जोड़ा जाएगा ताकि समाज बड़ा बन सके, समाज और ज़्यादा बड़ा बन सके। तो उसके तुरंत बाद हमारा जो भाग 5 आता है, वो भाग 5 आता है संघ। संघ मतलब होता है यूनियन। सो यूनियन मतलब छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ के एक चीज बनाई जाती है, छोटी छोटी पार्टियों को जोड़ के एक संघ बनाया जाता है। ऐसे ही हमारे राज्यों को जोड़ के संघ। अब उसके बाद संघ बन चुका है। अब संघ किसको जोड़ के बना है, कैसे जोड़ के बना है? संघ के बाद आता है राज्य। अब राज्य कौन होगा? जैसे छोटे छोटे गांव बने थे, उन गांव को 10 12 50 गांव को जोड़ के एक राज्य बना दिया गया, उसकी बाउंड्री कर दी गई, उसकी कंडीशंस दे दी गई। वो हम बात बताएंगे, बाद में बात करेंगे कि इनको चलाने के लिए क्या ज़रूरत है, इनको इनके रूल करने के लिए क्या ज़रूरत है, इनकी किन किन रिक्वायरमेंट है। अब दूसरी बात करते हैं हम, जैसे ही संघ आ गया, राज्य क्षेत्र। एक बार फिर से मैं हम बताता हूँ, आपको शायद बोर्ड पे अच्छे से ना चमके, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी किसी भी किताब को, किसी भी चाहें तो आप अपने गूगल से जाके भाग का एक प्रिंट आउट ले लें या खोल के रख लें, ताकि जो मैं बोल रहा हूँ वो आप अच्छे से कोलरेट कर सकें, और अच्छे से कोलरेट करके उसका जो ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारी संघर्ष IAS टीम का जो एफर्ट्स है, जो मेरी मेहनत है, जो हमारी संघर्ष टीम IAS प्लेटफॉर्म की मेहनत है, वो आप तक पहुँच सके। तो ये कोई इशू नहीं है कि आपको सही से चमक नहीं रहा है, आप अपने से अपनी किताब खोल के बैठिए। आप सीरियस कैंडिडेट हैं, आपको सच में 1 से 2 क्वेश्चंस किसी एग्जाम में सही लगाने हैं, और बिना रट के लगाने हैं, क्रोनोलॉजी के थ्रू लगाने हैं, तो आप अपनी किताब को लेके बैठिए। हम बात कर चुके हैं, हमें राज्य क्षेत्र चाहिए, हमें नागरिकता चाहिए, हमें नागरिकता के बाद मूल अधिकार चाहिए, फिर मूल अधिकार के बाद राज्य के कुछ नीति निर्देशक तत्व होने चाहिए, फिर उसके बाद हम लोगों के भी, जो उस घर में रहने वाले लोग हैं, जो संविधान है, जो राज्य क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, उनके कुछ मूल कर्तव्य होने चाहिए। मूल कर्तव्य के बाद हम लोगों ने बात करी कि वो राज्य जो बनेगा उससे मिलकर एक संघ बनेगा, और जो संघ से पहले राज्य होगा। राज्य के बाद बात करते हैं संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र ये एक ऐसा भाग है जिसको निराशित कर दिया गया था 1956 में। मैंने लिखा है साइड में कि 7वां संविधान संशोधन 1956 में, एक आर्टिकल नंबर है, इसको आपको याद नहीं रखना है। हालांकि कई बार पूछ लिया जाता है कि 7वें संविधान संशोधन में किस भाग को खत्म कर दिया गया था, किस भाग को निराशित कर दिया गया था, या किस अनुच्छेद को निराशित कर दिया गया था। तो इसलिए मैंने सिर्फ ये एक अनुच्छेद नंबर इसीलिए यहाँ पे डिफाइन किया है, ताकि आप लोगों को इस वीडियो से ही लाभ मिल सके, आपको आर्टिकल्स अलग से ना पढ़ने सके जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए अन्यथा मैं यहाँ पे आपको अनुच्छेद नहीं बता रहा किसी भी भाग से रिलेटेड, मैं आपको केवल उस तरीके को बता रहा हूँ कि जिस तरीके से आप क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं भाग 7 की। तो भाग 7 जो है अब हमारे संविधान में नहीं है, भाग 7 को निराशित कर दिया गया है। उसके बाद बात आती है, हमारे पास संघ बन चुका है, हमारे पास राज्य बन चुका है, अब हमारे पास बात आती है संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी। उसका मतलब होता है कि जहाँ पे राष्ट्रपति का भी शासन होगा, और हो सकता है वहाँ पे मुख्यमंत्री का भी शासन हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं अपना दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जो अभी नए टेरिटरी बने हैं। ऐसे ही अंडमान निकोबार और भी ले सकते हैं आप, जो भी हमारे संघ राज्य क्षेत्र हैं। क्यों ऐसा करा? क्योंकि अब बात आती है, हमने घर बना लिया है, हमने राज्य बना लिया है, अब राज्य के बाद कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं ना, जो दोनों के जिनमें जो बहुत इंपॉर्टेंस हैं, जिनकी इंपॉर्टेंस बहुत है, और उनको संघ का भी पावर होना चाहिए, और उनके पास अपनी खुद की भी पावर होना चाहिए। तो उनके लिए हमने लिया है संघ एवं राज्य क्षेत्र, जो हमारे भाग 8 में प्रस्तुत है। अब जैसे ही हम बात करते हैं, उसके बाद संघ बन चुका है, अब हम वापस से जाके हम सोचा कि संघ हमारा बन गया, हमको घर मिल गया, हमको अधिकार मिल गए, हमको सब चीज़ मिल गई है। अब हमें बात करते हैं कि हम जो हमने छोटा घर बनाया है उसमें मिलके क्या है कि हम विकेंद्रीकृत की तरफ जा सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि एक छोटे से गांव में या एक छोटे 2-3 मिला के गाँव में बहुत सारे प्रधानमंत्री हमारे गांव तक ध्यान रख सके। तो उसके लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कितना अच्छा काम किया कि उसके बाद हमारे संविधान निर्माताओं ने नहीं, बाद में जो बुद्धिजीवी लोग आए, हम तुम जो लोग आए, ज़रूरतें महसूस हुई कि क्या वास्तव में विकेंद्रीकृत की ज़रूरत है। तो ये जो भाग 9 है, ये हमारे संविधान में जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन में, 73वें संविधान संशोधन 1992 में। और जैसे ही पंचायतें आप जानते हैं, पंचायत चुनाव बहुत ज़्यादातर न्यूज़ में रहते हैं। पंचायत चुनाव की वजह से बहुत सारे इफेक्ट अभी पीछे भी कुछ दिनों पहले आपने देखे थे, हुए थे, जो कोरोना की सेकेंड वेव थी, तो उसमें पंचायत चुनाव का बहुत बड़ा रोल था, आप लोग सब जानते हैं। और दूसरी बात करते हैं, जैसे ही पंचायतें आई तो पंचायतें गाँव लेवल से होती थी। हमारे उस टाइम पर इतने विकसित शहर नहीं थे,
जितने विकसित थे, लेकिन उतने विकसित नहीं थे, उतने विकेंद्रीकृत पंचायतों के हिसाब से शहर नहीं थे। तो आज के टाइम पे जो 1992 के टाइम पे जब हम बात कर रहे हैं, 1992 के टाइम पे जब पंचायतें बनी तो कुछ जो क्षेत्र थे वो डेवलप हो गए, वो बड़े हो गए, थोड़े उनकी जनसंख्या ज़्यादा हो गई, उनको थोड़ा एडवांसमेंट ज़्यादा मिलने लगा। तो हमारे संविधान जो ज्ञाता लोग हैं उन लोगों ने संविधान संशोधन करा, 74वां संविधान संशोधन करा और एक जोड़ दिया नगर पालिकाएं। आप लोग जानते हैं, कुछ लोग आप में से भी नगर पालिका को बिलोंग करते होंगे, कुछ लोग आप लोग पंचायतों को बिलोंग करते होंगे। तो नगर पालिका को जोड़ा गया भाग 9 के। अब देखो कितना अच्छा क्रम, राज्य आया, फिर उसके बाद उसके राज्य क्षेत्र आए, उन राज्य क्षेत्र के अंदर जाने के बाद पंचायतें आई, और पंचायतों के तुरंत बाद पंचायतें, जब पंचायत डेवलप हो जाती है तो नगर पालिका बन जाती है। सीधी सी बात है। उसमें अगर डेवलपमेंट अच्छा होगा, कोई अगर एक पंचायत है वहाँ बहुत अच्छी पॉपुलेशन बढ़ जाए, वहाँ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाए, तो वो नगर पालिका में, नगर पंचायत में बदल जाती है। तो दूसरी बात करते हैं हम लोग सहकारी समितियाँ आपस में छोटी छोटी पंचायतों को, छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ के सहकारी समितियाँ बनाई गई। तो कुछ नहीं रटना है दोस्तों, कुछ नहीं रटना है, सिर्फ और सिर्फ एक क्रोनोलॉजी देखनी है। जिस हिसाब से हम आपको बताना चाह रहे हैं वो ये है कि आपने भाग पढ़े होंगे, आप करते हैं एग्जाम से एक दिन पहले भाग रटना स्टार्ट कर देते हैं। आप सोचते हैं पहले कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा। ये जो हम लोगों का फार्मूला है कि आप इसको क्रम में याद कीजिए। हम बात करते हैं 9 ख तक की, हम बात करते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ तक हमारे पास सहकारी समितियाँ बन चुकी हैं। सहकारी समिति जैसे ही बन के तैयार हुई तो अब हमें पता चला कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, कुछ ऐसी हम लोगों के बीच में कुछ ऐसी जातियाँ हैं, कुछ ऐसे छोटे छोटे वर्ग हैं जिनको हमने कहा अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। हमको ऐसा भी तो डिफाइन करना पड़ेगा। एक गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं, अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति, क्योंकि हमारे भारत की यही एक विशेषता है कि यहाँ विभिन्नताएं हैं, लेकिन विभिन्नताओं में भी एकता है, जो हम लोग देखते हैं। दूसरी बात, जैसे ही अनुसूचित जाति क्षेत्र भाग 10 में आया, भाग 10 में आने के बाद अब जब क्षेत्र बन चुका है, हमारे पास संघ भी बन चुका है। हमने कहाँ तक पहुँच गए? हम पहुँच गए गांव, ग्राम पंचायत तक। हम पहुँच गए उस छोटे से गांव में, उस पंचायतों में, उस नगर पंचायतों में, उस संघ राज्य क्षेत्र में, छोटी छोटी अनुसूचित और अनुसूचित जनजातियों के लिए। अब हम बात करते हैं कि क्या संघ और राज्य, जैसे हम बात करते हैं हमारे घर की बात करते हैं, तो हमारे घर में हमारे पापा भी होते हैं, हमारे दादाजी भी होते हैं। अब हम बात करते हैं संघ जो है वो हमारे दादाजी की तरह है और राज्य जो है वो हमारे पापा जी की तरह है। क्यों? क्योंकि दोनों में संबंध होना बहुत जरूरी है। संबंध होता है, संबंध होएगा तभी चलेंगे एक दूसरे को, और एक दूसरे का इम्पैक्ट भी पड़ता है। तो फिर उसके बाद क्या आया, भाग 11 में हमारे संविधान निर्माताओं ने रखा संघ और उसके बीच में, राज्य के बीच में संबंध कैसे होंगे, संबंध किन चीज़ों पर डिपेंड करेंगे, वो हम डिफाइन करेंगे अपने डिटेल डिस्कशन वाले बैच में। अब इतनी सारी चीज़ें बन चुकी हैं, हमारे यहाँ संबंध पता चल चुके हैं, अब सब कुछ हमारे पास आ चुका है। अब एक घर को चलाने के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है दोस्तों? सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे पास क्षेत्र है, हमारे पास अधिकार हैं, हमारे पास संघ है, हमारे पास नगर पंचायत है, हमारे पास समितियां हैं, हमारे पास अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र हैं, हमारे पास संघ और उनके बीच में संबंध कैसे होंगे वो हैं। तो अब सीधी सी बात है, अगला जो आएगा वो जरूरत पड़ेगी हमें वित्त की, फाइनेंस की। तो अगला जो भाग है, भाग 12 में कितने जबरदस्त तरीके से दिया है कि इतनी सारी चीजें करने के बाद हम लोग पहुंचेंगे भाग पे। किस भाग पे? कि वित्त की, फाइनेंस की। फाइनेंस जो हमने घर बनाया है वो संपत्ति किसकी होगी, जो कॉन्ट्रैक्ट है, कैसे हम किसी दूसरे बंदे से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये संविधान कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें जो बाद है उन सब चीज़ों को, यानी कि फाइनेंस। अल्टीमेटली मैं एक शब्द में आपको केवल ध्यान रखने के लिए बात करता हूँ तो बोलता हूँ जो वित्त और संपत्ति की बात करते हैं। तो अब हमारे पास पैसा आ चुका है, एटलीस्ट अब हमारे घर में जो पैसा आ चुका है, अब उस पैसे को आने के बाद अब क्या करेंगे? पैसा आके तो बेकार हो जाता है। पैसा जब आता है तो बिजनेस का सिस्टम शुरू हो जाता है। पैसा आता है तो हम पढ़ाई की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। पैसा आता है तो हम लोग व्यापार करने की कोशिश करते हैं। तो सीधी सी बात, आपको ध्यान आ जाना चाहिए, आपको क्रोनोलॉजी इतनी होनी चाहिए कि वित्त के बाद तुरंत क्या आना चाहिए? वित्त के बाद पैसा बाजार आएगा, तो वित्त के बाद क्या है? भारत के राज्य क्षेत्रों के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। कॉमर्स क्या है, ट्रेड क्या है, ये चीज़ें हम लोग डिफाइन करेंगे अपने इकोनॉमिक्स की क्लास में। बहुत अच्छे से हम लोग आप तक पहुंचेंगे, और उससे केवल ये क्रोनोलॉजी है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं भाग 13 पे। बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा, कोई चीज़ रटने की जरूरत नहीं, पहले से 13 तक पूरा क्रम चल रहा है। इस क्रम को एक बार समझ लोगे, इस वीडियो को 2 से 3 बार आप लोग देख लोगे, छोटे छोटे एक पेपर पे आप लिख के रख लोगे, आपको भूलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब तक आप किसी सब्जेक्ट को अपने से रिलेट नहीं करोगे, अपनी सोसाइटी से रिलेट नहीं करोगे, आपको समझने में और उसको याद करने में दिक्कत होगी, आपको रटने में बड़ा दिक्कत होगी। अब अगली बात करते हैं हम लोग, जैसे ही हमारे पास व्यापार आ चुका है, अब व्यापार आ चुका है, हमारे पास पैसा आ चुका है, हमारे पास संपत्ति
आ चुकी है। अब उन संपत्ति की रखवाली करनी है, उस व्यापार को तरीके से चलाना है, उस व्यापार को जो हमारे समागम से उन सबको आगे बढ़ाना है। उन सबको आगे बढ़ाने के लिए हमारे बुद्धिजीवियों ने क्या सोचा होगा? उन्होंने सोचा होगा कि क्या अब हम कुछ ऐसे लोगों को वहाँ पे अपॉइंट करें, क्या कर दें? 14 नंबर पर संघ और राज्य क्षेत्र के अधीन सेवाएं, IAS, IPS, पटवारी, नाना प्रकार की सेवाएं जितनी भी हैं, आपके पुलिस विभाग हो, चाहे आपका इनकम टैक्स विभाग हो, जो भी सेवाएं राज्य और संघ के अधीन सेवाएं, वो सेवाएं किस लिए हैं? सब सेवाएं हैं हमारे लिए। कौन होगा उसमें, कैसे होगा, वो डिफरेंट हम आगे हम देखते रहेंगे। अब जैसे हमें पता चल चुका है कि हमारे पास अधिकारी मिल चुके हैं, हमें अधिकारी मिल चुके हैं, हमारा व्यापार चलने की स्थिति में आ चुके हैं, तो अब क्या होगा? जब व्यापार करेंगे, जब हम संपत्ति खरीदेंगे, जब हम कहीं पे कोई मकान बनाएंगे, तो वहाँ पे परेशानियाँ होंगी, वहाँ पे किसी और की संपत्ति होगी, वहाँ पे पानी होगा, वहाँ पे वन होंगे, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो वहाँ पे क्या होगा? ये जो मैंने ब्लैक से लिखा है ये बाद में जोड़ा गया है, ये है 14 कै, ये है अधिकरण, इसको ट्रिब्यूनल्स बोलते हैं। ये एक छोटा न्यायालय होता है जो हमारे छोटे छोटे राज्यों के बीच या किसी प्रोसीजर के थ्रू कोई अगर विवाद आ जाता है, कोई विवाद आ जाता है, तो उस विवाद को संशोधित करने के लिए, ताकि हमको हर एक चीज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट पे ना जाना पड़े। हमको क्या करना पड़े कि कोई किसी चीज़ का जो टाइम है, मान लीजिए अगर हमें कोई प्रोजेक्ट तैयार करना है और वो प्रोजेक्ट हमें तैयार करना है 1 साल के अंदर, और पता चला हम सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट के पास पहले से ही इतना वर्णन होता है, इतना सारा केसेस होते हैं, तो उसकी सुनवाई में 4 साल लग गए। और काम जरूरी था, काम आना था, क्योंकि नहर बननी थी और किसानों को पानी मिलना था, तो दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए अभी के ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया और इसका नाम दिया गया 14 कै। तो याद रखना है, जैसे ही हमने व्यापार शुरू करा, उसकी सेवा में हमने लोगों को रखा, राज्य और संघ की सेवा में, तो जैसे भी उसके बाद विवाद होगा, सीधी सी बात है, हर एक बंदा विवाद, तो उस विवाद को शूट आउट करने के लिए हम लोगों ने आज की दुनिया में, मतलब 1976 बहुत पहले की बात नहीं है, संविधान बनने के लगभग 25-30 साल बाद की बात है, ठीक है। उसके बाद अब बात आती है, हमारे पास एक व्यापार हो चुका है, सब लोग संपन्न हो चुके हैं। अब बात आती है कि हम लोग, हमारा गांव है, हमारे गांव में ऐसे तो हर एक कोई मुखिया हो जाएगा, हर एक कोई प्रधान बन जाएगा, हर एक कोई अपने आप को, क्योंकि जिसके पास ज़्यादा संपत्ति उसके पास सिस्टम ज़्यादा। तो ऐसे ही हम लोग छोटी सी बात कर रहे हैं, हर जगह की बात करता हूँ, हर सिस्टम की बात करता हूँ, चाहे वो किसी कंपनी की हो, चाहे वो किसी सरकारी सहकारी समिति की हो, चाहे वो गाँव की हो, चाहे राज्य की हो, चाहे संघ राज्य क्षेत्र की हो, किसी की भी बात हो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसके लिए हमारे जो संविधान निर्माता हैं, उन्होंने एक भाग डाला 15, जिसको दिया निर्वाचन। निर्वाचन किसका होगा, निर्वाचन कैसे होगा, निर्वाचन कब कब होगा, वो सब अलग की बात है। फिलहाल हमें याद रखना है कि निर्वाचन कब जरूरत पड़ी, निर्वाचन किस लिए जरूरत पड़ी, कि अब हमें एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। इन सारी चीज़ों को बनाए रखने के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। क्या हमको व्यापार कहाँ चाहिए, हमको जो संपत्ति है वो कहाँ चाहिए, संघ जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति जो है वो कहाँ पे डिफाइन होगी, किसको हम अनुसूचित जाति कहेंगे, किसको संघ हम फायदा देंगे, किसको हम ज़्यादा जो गिरे हुए नीचे तबके के वर्ग हैं उनको कैसे उठाएंगे। तो उसको ऐसे तो हर एक कोई बंदा कहेगा कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे को ऊपर बढ़ा दीजिए। तो उसलिए हम लोगों ने क्या, हमारे संविधान निर्माता ने क्या करा, जो हमारा भाग 15 है वो दिया निर्वाचन के लिए। कैसे? उसके बाद निर्वाचन के बाद क्या हुआ कि निर्वाचन हो गया, निर्वाचन होने के बाद क्या हुआ, निर्वाचन में जिन लोगों का बोलबाला था वो ज़्यादा आगे आ गए, वही ऊपर आ गए। अब हुआ क्या, 16 तुरंत, उसके तुरंत बाद, ऐसा नहीं है कि पावर किसी एक पर्टिकुलर बंदे, उसके तुरंत बाद दिया कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। अब कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध दे दिए कि भाई नहीं, ऐसा नहीं है, ये वर्ग है थोड़ा नीचे है तो इसको कुछ हम एक्स्ट्रा चीज़ें देंगे, माइनॉरिटी है हम उसको ऊपर लाएंगे, इसको मेन स्ट्रीम लाइन में लेके आएंगे। हम लोग नहीं, मतलब हम लोगों का मतलब हो रहा है कि जो संविधान बना रहे हैं वो लोग। तो उन्होंने क्या काम किया, 16 नंबर पे उन्होंने दिया कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध दिए। वो उपबंध कौन कौन से हैं, वो उपबंध कहाँ कहाँ दिए जाते हैं, जैसे राज्यसभा में, लोकसभा में कुछ सीटों का आरक्षण दे दिया गया है, एंग्लो इंडियंस की बात कर दी गई है, अलग अलग टाइप से अलग अलग जगह पे बता दी गई है। अब इतना सारा हमारे साथ तैयार हो चुका है, और तैयार होने के बाद अब बात चलती है कि इन सबको वार्तालाप करने के लिए किसकी जरूरत है भैया। तो 17 नंबर पे एक राजभाषा होनी चाहिए, हमारी राजभाषा की बात करी गई ताकि हम आपस में बात कर सकें, हमारे जो बड़े बड़े ऑफिस हैं वो आपस में कनेक्ट हो चुके, तो वो राजभाषा की बात करी गई। राजभाषा हमारे बीच में आ चुकी है। देखो मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ, संघ राज्य क्षेत्र, मैं नंबर नहीं बोल रहा, आपको भाग 1 2 3 रटना नहीं है, आपको याद रखना है बस केवल क्रम। संघ राज्य क्षेत्र
उसके बाद नागरिकता, उसके बाद मूल अधिकार, उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसके बाद मूल कर्तव्य आए, संघ आया, राज्य आया, संघ राज्य क्षेत्र आए, पंचायतें आई, नगर पालिका आई, सहकारी समितियाँ आई, अनुसूचित जातियाँ आई, उसके बाद संघ और उसके बीच में संबंध आए, राज्य के बीच में संबंध आए, वित्त आया और व्यापार आया, फिर उसके बाद जो सेवाएं आई वो आई, फिर अधिकरण आया, फिर उसके बाद निर्वाचन आया, फिर उसके बाद विशेष वर्गों के लिए उपबंध आया, फिर राजभाषा आ चुकी है। हम 17 पार्ट तक जा चुके हैं, मैंने 17 डायलॉग आपको बोल के सुना दिए हैं। और उसके बाद क्या हुआ, अब जब व्यापार होगा तो हमारा जो क्षेत्र है, हमारा जो, मान लो कोई आग लग गई, सपोज दैट कहीं पे आग लग गई है, बाढ़ आ गई है, या सपोज दैट कोई सा हमारा सिस्टम व्यापार फेल हो गया है, या कुछ भी ऐसा हो सकता है, किसी दूसरे मतलब दूसरे घर के आदमी ने हमारे घर पे आक्रमण कर दिया है, दूसरे घर का मतलब दूसरा देश है, तो इस टाइप से उनको लगा कि यार ऐसा भी तो हो सकता है कि सारे सिस्टम फेल कर जाएं, कि सारी स्थितियाँ जो हैं वो ऐसी आ जाएं कि हम कुछ ना कर पाएँ, हमारा फाइनेंस सिस्टम कुछ ना कर पाए, हमारी जो राज्य सरकारें हैं, संघ सरकारें, वो कुछ ना कर पाए, तो क्या स्थिति आएगी। तो उस स्थिति को बनाए रखने के लिए उन लोगों ने आपातकाल डाल दिया, आपात संबंध, जो आपको पता है, जो अनुच्छेद 352, 356 और 360, ये 3 आपातकाल हैं। आपको ऐसे याद रखने हैं, मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, जब मेरी अगली क्लास होगी तो मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा कि आपात उपबंध कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं, कैसे लगाया जाता है, कैसे उसको हटाया जाता है, क्या प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं, उसके तुरंत बाद एक चीज़ दे दी कि भाई इतने सारी चीज़ें आ गई, अब हम एक ऐसी चीज़ भी तो दें, प्रकीर्णन, इसका मतलब है मिसलेनियस, जो भी सुविधाएं बची हुई हैं हमने सब इसमें डाल दी हैं, सारी सुविधाएं हमने इसमें मिसलेनियस कर दिया है इसको, कि भाई कोई भी दिक्कत आएगी तो हम इस वाले पार्ट में इसे कर लेंगे। उसके बाद सारी चीज़ें हुई, उन लोगों के दिमाग में उस टाइम पे कितना अच्छा काम चल रहा था, कितना दिमाग था उनके अंदर, उन्होंने सोचा कि आने वाला जो टाइम होगा, आने वाला जो ज़माना होगा, आने वाले जो युवा होंगे, आने वाली जो सरकारें होंगी, उन सरकारों को चलाने के लिए पता नहीं कितनी अच्छी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब सपोज दैट कि वित्त संपत्ति में किसी को कोई दिक्कत हो गई है, संपत्ति में कोई ऐसी, मान लो कोई, जैसे कि अभी बहुत अच्छा सा एक एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जैसे क्या था कि जो आर्टिकल संपत्ति का अधिकार जो था वो हमारा मूल अधिकार था, संपत्ति का अधिकार हमारा मूल अधिकार था, लेकिन जो प्रेजेंट की सरकारें थी, जो सरकारों ने देखा कि भाई ये संपत्ति का अधिकार तो मूल अधिकार है, तो इसका तो अतिक्रमण हो जाएगा, तो उसने इस अकेले की वजह से क्या हुआ, इस अकेले की वजह से संविधान संशोधन की वजह से उसको निकाल के, उसको हमारे मौलिक अधिकारों से निकाल के आर्टिकल 300 में जोड़ दिया और उसको संपत्ति का अधिकार हटा के एक विधिक अधिकार बना दिया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको बताता रहूँगा, आगे हम लोग देखेंगे। अब बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 368, ठीक है, ये आर्टिकल 368 है, संविधान संशोधन। और उसके बाद बात आती है कि जो अस्थायी संक्रमणीय विशेष उपबंध हैं, अस्थायी का सिस्टम होता है, अस्थायी की बात कर दूं मैं, जैसे कि बहुत सारे राज्य हैं अस्थायी है, स्थायी नहीं है, समय आने पर, जैसे अभी देखो तो आपके सामने बहुत अच्छा एग्जाम्पल है 370, जम्मू एंड कश्मीर, तुरंत याद आता है आपको कि 370। अस्थायी का मतलब ही होता है कि कुछ कंडीशंस के थ्रू चलते हुए, उस टाइम पे जो कंडीशंस चली होगी, उस कंडीशन को चलते हुए हम लोगों ने या हमारे सरकारों ने क्या किया होगा, क्योंकि जब हमारे संविधान, जब हमारा जो संघ बन रहा था, हमारा भारत राज्य बन रहा था, जिस टाइम हम ब्रिटिशर से या अंग्रेजों से आज़ाद होने की कगार पे थे, तो उस टाइम पे एक कंडीशन थी कि जो राज्य क्षेत्र हैं, कुछ रियासतें थीं, कुछ छोटे छोटे एम्पायर्स थे, राजा थे, उन लोगों ने हमारे भारत में मिलने के लिए, हमारे भारत में को समायोजन करने के लिए, भारत में अपने आप को समायोजित करने के लिए कुछ कंडीशंस रखी थी। कुछ को कंडीशंस पे, कुछ को जनमत संग्रह पे, वो अलग अलग बात है कि कैसे उनको जोड़ा गया था, किसी को लालच देके, किसी को साइन करा के, किसी को कुछ करके, वो अलग बात है। तो हुआ क्या कि उनको ऐसे मान लो जोड़ा गया, जैसे जम्मू कश्मीर को कुछ कंडीशंस के थ्रू जोड़ा गया था, ऐसे ही बहुत सारे 371, 372, 371 कै अलग बहुत सारे हैं ऐसे जो विशेष उपबंध कुछ कुछ राज्य को दे रखा है ना। तो अब उसके बाद बात करते हैं अंतिम भाग पे, जिसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जिसमें से ऑलमोस्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, जिसमें क्या है, संक्षिप्त नाम है, प्रारंभ में हिंदी में प्राकृत जो प्राधिकृत पाठ है, यानी कि देवनागरी लिपि है, छोटे छोटे नाम से, इन सब की बात हम करते हैं। तो ये इस तरह से आपके सामने मैंने 22 पार्ट्स को पढ़ के सुनाया है। अब मैं 1 मिनट बात करता हूँ कि ये इन पार्ट से आपको कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जो पढ़ लिया है समझ लीजिए, आप किसी भी एग्जाम में जाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबल और 100% श्योर कि आपसे 1 या 2 क्वेश्चन तो पूछ ही लिया जाता है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाग 1 में क्या है, भाग 2 में क्या है, भाग 3 में क्या है। तो आपको अब रटना नहीं है, आपको रटना नहीं है। हमारे संविधान में कुल मिला के, जब वो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो इसमें एक क्वेश्चन तो मैंने पहले ही बोल दिया है आपको, वीडियो की स्टार्टिंग में बोल दिया है। तो उसमें 22 पार्ट थे या भाग थे, आपको ध्यान रखना है। एक्चुअल में अब संशोधन होने के बाद हमारे संविधान में 26
पार्ट्स हो चुके हैं। 26 पार्ट्स कौन से हैं? देखो, एक 14 के मैंने आपको जुड़वाया है, 4 के मैंने आपको जुड़वाया है, 9 जुड़वाया है, 9 के जुड़वाया है और 9 खे जुड़वाया है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा, देखो क्वेश्चंस का क्या रहता है। क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय संविधान में निर्वाचन का जो जिक्र है, निर्वाचन के जो उपबंध है, वो किस भाग में दिया हुआ है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको क्या करना है, आपको फिर से क्रम जोड़ना है, आपको देखना है वहाँ क्या होगा। अब देखोगे ऑप्शन, आप 2 ऑप्शन तो ऐसे ही उड़ा दोगे, 2 ऑप्शन आप ऐसे ही उड़ा दोगे, क्योंकि उसमें दे रखा होगा निर्वाचन में भाग 1, भाग 3, भाग 7, भाग 15 ऐसे करके दे देगा, भाग 8, भाग 10, भाग 15 ऐसे दे देगा, भाग 20, भाग 18, भाग 15, भाग 16 ऐसे दे देगा। तो आपको कहीं से कुछ नहीं, आपको एक क्रोनोलॉजी जो मैंने आपको बताई है उसको आपको अच्छे से समझना है। एक बार आराम से वीडियो को थोड़ा स्पीड कम करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, वास्तव में जो इंटरलिंकिंग है जो मैंने आपको बताई है, वहाँ से अगर आप इसको सही से पढ़ लेते हैं तो मैं आपके साथ गारंटी दे सकता हूँ आपको कि भाग से कोई भी क्वेश्चन अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है, क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, तो आपने ऐसा नहीं है कि छोड़ पाए। अब हम बात करते हैं कि भाग, ये भाग नहीं है, पूरा संविधान है। ये मैंने जो आपके सामने 22 भाग की बात करी ना, इसमें पूरे 395 आर्टिकल्स हैं, पूरे 395 अनुच्छेद हैं। हम एक एक अनुच्छेद पे आराम से बात करेंगे जब हमारा GS NCERT फाउंडेशन बैच स्टार्ट होगा। उसमें हम एक एक आर्टिकल पे बात करेंगे, एक एक भाग पे बात करेंगे, उस आर्टिकल को वहीं क्यों रखा गया उस पे बात करेंगे, उस आर्टिकल को बनाने के लिए पीछे उद्देश्य क्या था। क्योंकि देखो, हमारा जो संघर्ष IAS प्लेटफॉर्म का जो एक मोटो है, वो मोटो ये है कि आपको वो पढ़ाया जाए कि जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है। अगर सपोज दैट आज मैं आपको बताऊं कि आज अगर संविधान आप बनाने बैठोगे तो कैसा संविधान बनाओगे, इससे आप 50 साल पहले, 70 साल पहले जाके देखिए कि उन लोगों की क्या मानसिकता रही होगी, किस हिसाब से उनके पास संसाधन होंगे, किस हिसाब से उनके पास जो दिमाग होगा, जिन्होंने इतने अच्छे संविधान को हमारे सामने प्रस्तुत किया। अब मैं बात करता हूँ संविधान में कमियाँ या संविधान में अच्छाइयाँ सब में होती हैं, वो हमारा अलग एक पार्ट होगा। अगली वीडियो में हमारा जो सिस्टम होगा, वो वीडियो में सिस्टम होगा कि मैं लेके आऊँगा आपके सामने मेरे उसका तीसरा पार्ट जो होगा अनुसूची होगा, और मैं इसी क्रम में आपको आर्टिकल्स और इसी क्रम में अनुसूची और इसी क्रम में मैं आपको पढ़ाऊँगा जो हमारा भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास है। मैं कुछ नहीं रटवाऊँगा, मैं बस सिर्फ आपको ये पढ़ाऊँगा कि अगर आप हो तो उसको कैसे आप पढ़ोगे, उसको आप कैसे अपने जीवन में या अपने जीवन को एक एग्जाम्पल मान के उसको कोलरेट करोगे, ताकि जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये वो क्रोनोलॉजी है। अगर आप मेंस के एग्जाम में जाते हैं तो मेंस के एग्जाम में आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ अब हमें क्या जरूरत। देखो, पूरा सिस्टम मैंने बताया आपको, राज्य क्षेत्र से लेके, और मैंने बता दिया नाम तक। मैंने एक राज्य क्षेत्र को लेके चला और एक नाम तक आपको बता दिया, वहाँ तक। ऐसे ही आप अगर किसी क्वेश्चन को लिखने जाएंगे तो आपको पता होगा इंट्रोडक्शन से कंक्लूजन तक। बस मैं अपने लेक्चर को यहीं पे समाप्त करता हूँ। लेक्चर, आशा करता हूँ लेक्चर बहुत लंबा हो गया होगा, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि, शुभ दिन।